गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 10th का एक अगला टॉपिक आंतरिक या कोशिकीय शोषण और इसके प्रकार। ठीक, तो ये लेसन 1 का ये अगला टॉपिक है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो इस चैप्टर में अभी पिछले 1-2 वीडियो में आपने क्या पढ़ा? शोषण पढ़ा, शोषण के प्रकार पढ़े। ठीक, और शोषण अंग फेफड़े पढ़े। फेफड़े पढ़ने के बाद फिर उसके शोषण की क्रियाविधि पढ़ी। तो इस प्रकार से शोषण की क्रियाविधि वगैरह पढ़ने के बाद तो शोषण में आपने जाना कि भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 मुक्त होती है और CO2 मुक्त होने के बाद वो शरीर से बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। तो जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन, वो कितने स्टेप में पूरा होता है? तो जब भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है तो ये होता है कोशिकाओं में। ठीक, भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वो कोशिकाओं में होता है, इसीलिए इसको कोशिकाओं के अंदर होता है, इसीलिए इसको आंतरिक या कोशिकीय शोषण कहते हैं। आंतरिक या कोशिकीय शोषण, क्योंकि जो भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है वो कोशिकाओं के अंदर किया जाता है। भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ किया जाता है? कोशिकाओं के अंदर किया जाता है। कोशिकाओं के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण करने के कारण इसे आंतरिक या कोशिकीय शोषण कहते हैं। ठीक, तो अब जो कोशिकीय शोषण है वो कोशिकीय शोषण कितने चरणों में पूरा होता है? तो जो आंतरिक या कोशिकीय शोषण है वो 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है क्रेब्स चरण। ये दोनों चरण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपसे टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, और यह पूछा जा सकता है कि क्रेब्स चक्र से आप क्या समझते हैं। तो ये 2 प्रश्न आपके आ सकते हैं पेपर में कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स, ये दोनों आंतरिक इसके अंतर्गत हैं। तो ये दोनों आंतरिक या कोशिकीय शोषण के प्रकार हैं। ठीक, तो जो आंतरिक या कोशिकीय शोषण जो होता है वो 2 चरणों में पूरा होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स। ठीक, अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है और क्रेब्स चक्र क्या होता है? तो आप ये बोर्ड पर देख रहे होंगे, यहाँ से ये जितनी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है ये कहलाती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ये प्रक्रिया आपकी ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। और ये जो प्रक्रिया है ये पूरी आपकी कहलाती है क्रेब्स चक्र। क्या कहलाती है? क्रेब्स चक्र कहलाती है। तो ये इतनी प्रक्रिया का वर्णन हम ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत करेंगे और वो उतनी जो प्रक्रिया है उसका वर्णन हम क्रेब्स चक्र के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा काहे की लिखेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, तो सबसे पहले यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि कोशिकीय या आंतरिक या कोशिकीय शोषण जो होता है, आंतरिक या कोशिकीय शोषण 2 चरणों में पूरा होता है। पहला ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। फिर ग्लाइकोलाइसिस की परिभाषा क्या लिखेंगे? ग्लाइकोलाइसिस की परिभाषा लिखेंगे कि ग्लूकोज, ये क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज जो 6 कार्बन का अणु है। ठीक, ग्लूकोज जो 6 कार्बन का अणु होता है, तो ग्लूकोज इसमें बदल जाता है, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। और पायरुविक अम्ल जो होता है वो एक 3 कार्बन का अणु होता है। और ये क्रिया कहाँ पूरी होती है? कोशिका द्रव्य में। ठीक, तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया खत्म हो गई। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में परिभाषा क्या लिखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में परिभाषा कहाँ शुरू करेंगे लिखना? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज
पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, जो 3 कार्बन का अणु है, और यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। ठीक, आपको बता दें कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन आपके हाई स्कूल में हम केवल इतना ही बताएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस केवल इतनी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप इसको क्लास 11 या 12 में पढ़ेंगे तो ये एक पूरा चैप्टर ही दिया है, और वो एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। उसका पूरा एक साइकिल चलता है, तो उसके द्वारा इसे पूरा बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। तो ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हम हाई स्कूल में इसको केवल इतना ही समझेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया आप ले सकते हैं। इसमें एक विकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस क्रिया खत्म हो गई। अब दूसरा आता है क्रैश चक्र। अब देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की जो बाद की जो क्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस के जो बाद की क्रिया है, वो सब डिपेंड करता है, वो सब निर्भर करती है ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर। ग्लाइकोलाइसिस की जो बाद की क्रिया है, जिसको क्रैश चक्र बोलते हैं, तो क्रैश चक्र की जो क्रिया होती है वो निर्भर करती है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर। उपस्थिति पर और अनुपस्थिति पर। किसकी अनुपस्थिति और उपस्थिति पर? ऑक्सीजन की। ठीक, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। अब आते हैं क्रैश चक्र पर। तो क्रैश चक्र में क्या लिखेंगे? क्रैश चक्र में लिखेंगे कि क्रैश चक्र की क्रिया जो पायरुविक अम्ल होता है, क्रैश चक्र की क्रिया में जो पायरुविक अम्ल होता है, कौन? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल जो होता है, नंबर 1 इसको लिखेंगे, नंबर 1 इसको लिखेंगे। ठीक, जो नंबर 1 है लिखेंगे कि क्रैश चक्र की क्रिया में पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है? CO2 जल और ऊर्जा में बदल जाता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, और ये कब होता है? जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ठीक, तो ये प्रक्रिया एक पॉइंट क्या। अब दूसरा लिखेंगे, ये दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पायरुविक अम्ल जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, पायरुविक अम्ल जब ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थित होती है, क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है, तो ये है कौन? पायरुविक अम्ल। कौन? पायरुविक अम्ल। इसमें हो जाता है एथिल अल्कोहल। इसमें एथिल अल्कोहल C2H5OH क्या है? ये है एथिल अल्कोहल। ठीक, तो जो पायरुविक अम्ल है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा में मुक्त हो जाता है। मैंने इसके नीचे कार्बन अणु के लिख दिए, तो यहाँ पर संख्या लिखी है। इसमें क्या C2 जिसमें कार्बन के 2 अणु हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया? ये जो एथिल अल्कोहल बनेगा, इसमें कार्बन के कितने अणु होंगे? 2 अणु होंगे। ठीक, तो ये दूसरा लिखेंगे। तो इतने में हमारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, इतना हमारा क्रैश चक्र कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या है? तो अगर हमारे लोगों के शरीर में, अगर जीवों के शरीर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाए, ये तो शरीर के बाहर है, ये क्रिया इष्ट में होती है। इष्ट जो होता है, इष्ट में क्रिया होती है। ठीक, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और ये कब होगा? ये कहाँ होगी क्रिया? हमारी पेशियों की कोशिकाओं में, हमारी पेशियों की कोशिकाओं में होगी। तो जब हमारी पेशियों की कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो पायरुविक अम्ल कहाँ बदल जाता है? कौन? पायरुविक अम्ल कहाँ बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न करता है। जो पायरुविक अम्ल होता है वो ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है। और लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन का अणु होगा? 3 कार्बन का अणु होता है। तो ये आपका हो गया क्रैश चक्र। ये पूरा क्रैश चक्र। नंबर 1 इसको लिख देंगे, नंबर 2 इसको लिख देंगे। अगर इसको लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो ये दोनों लिखना है मुझे क्रैश चक्र। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया पूरी हो गई और क्रैश चक्र की प्रक्रिया पूरी हो गई। ये परिभाषा आपको लिखना है कॉपी पर, समझना है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब आपको बता दें जो क्रैश चक्र की प्रक्रिया है
ये क्रैब चक्र की प्रक्रिया हाई स्कूल में तो इतना बता दिया है, लेकिन ये भी एक पूरा साइकिल चलता है, पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल होता है और एक जटिल प्रक्रिया है। ये आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे। फिलहाल हाई स्कूल के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस। थैंक यू।